डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रेशियो एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस में मैंने 3 क्लास तो ले ली थी। आज हमारी 4th क्लास है और आज हम 3rd टाइप के रेशियो इसमें पढ़ेंगे जो है एक्टिविटी और एफिशिएंसी पर आधारित। एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी आवर एफिशिएंसी रेशियो। एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो, देखो क्या होता है एक्टिविटी या एफिशिएंसी, दो वर्ड आ रहे हैं एक्टिविटी और एफिशिएंसी। क्या होती है एक्टिविटी? अब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस के रेशियो देख रहे हैं। तो देखो बिजनेस में एक्टिविटी होती है उसकी सेल, या एफिशिएंसी हमको कहेंगे उसकी सेल, क्योंकि सेल ही तो एक मेन एक्टिविटी होती है। सेल से ही प्रॉफिट होता है, सेल के लिए ही सब कुछ काम होता है, तो सेल हमारी एक मेन एक्टिविटी होती है ना। तो ये जो भी रेशियो आधारित होंगे वो सेल पर आधारित होंगे, है ना, सेल पर। और सेल को हम क्या बोलते हैं? टर्नओवर भी बोलते हैं। एक साल की सेल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? टर्नओवर, है ना। तो ये सभी रेशियो किस पर आधारित होंगे? ये सभी रेशियो आधारित होंगे टर्नओवर पर या सेल पर आधारित रहेंगे, है ना। इससे हमें क्या पता लगेगा? इन रेशियो से हमें पता लगेगा कि जो बिजनेस है उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो किस एफिशिएंसी पर काम कर रहा है ना। क्योंकि हम सेल से कंपैरिजन करेंगे कि जैसे हमारे स्टॉक से सेल कितना % है और हमारे डेटर से सेल कितना है, डेटर से कलेक्शन पीरियड कितना है, यानी कि कितने टाइम्स में हमें डेटर से कैश रिसीव हो रहा है। यदि ये कलेक्शन पीरियड ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि बैड डेबिट्स होने का एक खतरा रहता है। ऐसे ही क्रेडिटर पेमेंट पीरियड हम देखेंगे कि क्रेडिटर्स को कितने टाइम्स में पेमेंट किया जा रहा है। और हम सेल पर आधारित देखेंगे कि असेट्स का सेल से क्या रिलेशन है, कितनी बिजनेस में असेट्स लगी हुई है, उसके कंपैरिजन में कितनी सेल हो रही है, वर्किंग कैपिटल के कंपैरिजन में कितनी सेल हो रही है ना, करंट असेट्स कितनी लगी हुई है बिजनेस में और उसके कंपैरिजन में कितना सेल हो रहा है बिजनेस में। ठीक है, ये सारी हम चीज़ें देखेंगे इस रेशियो में। तो सबसे पहले जो रेशियो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहला जो रेशियो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, स्टॉक आवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं कि हमने जो सेल किया है उसके कंपैरिजन में हमारे पास में स्टॉक कितना है ना, कितने प्रतिशत कितना है, कितने टाइम्स हमने सेल की स्टॉक के कंपैरिजन में। तो इसका फॉर्मूला जो होगा, जैसे मैंने बताया कि सारे फॉर्मूले किस पर आधारित होंगे? सेल पर आधारित होंगे, क्योंकि बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या है? सेल है ना। तो सभी फॉर्मूले किस पे आधारित होंगे? सेल पे आधारित होंगे, या अपन कह सकते हैं कि टर्नओवर पर आधारित होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेल डिवाइड बाई स्टॉक। ठीक है, बस सिंपल फॉर्मूला हो गया कि सेल स्टॉक कितना है, स्टॉक के कितने टाइम सेल है ना। जैसे सपोज दैट सेल 1 लाख है और स्टॉक 10,000 है, तो कितना टाइम्स आ गया? 10 टाइम्स आ गया। यानी कि 10 टाइम्स हम क्या कर रहे हैं? सेल रहे हैं। हमारे पास में स्टॉक है ना वो 10,000 है और हम सेल कर रहे हैं 1 लाख, यानी कि 10 टाइम्स हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। ये तो सिंपल हमने याद रखने के लिए सेल अपॉन स्टॉक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? टर्नओवर का मतलब सेल, और ये इन्वेंट्री या अपन स्टॉक ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये देखो जो स्टॉक है ना, वो स्टॉक क्या फिक्स रहता है किसी भी टाइम, है ना, ये चेंज होता रहता है ना। और हमने परचेज किया तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, हमने सेल कर दिया तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। तो जो स्टॉक है ना उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो हम कौन सा स्टॉक लें, है ना, ओपनिंग स्टॉक ले या क्लोजिंग ले, है ना। तो इसमें क्या करते हैं? दोनों का एवरेज लेते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का। तो एवरेज स्टॉक लेते हैं, स्टॉक की जगह कौन सा स्टॉक लेंगे? एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। तो ये हमारे क्या आ जाएगा? एवरेज स्टॉक आ जाएगा। एवरेज स्टॉक आ चुका हमारे यहाँ पर, एवरेज स्टॉक अपॉन सेल। अब सेल भी नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सेल? यहाँ पर हम लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए जो एवरेज स्टॉक है ना, इस स्टॉक में हमेशा कॉस्ट होती है, कॉस्ट पर ही होता है ये कॉस्ट, इसमें प्रॉफिट ऐड नहीं होता है। स्टॉक में होता है क्या प्रॉफिट? नहीं होता ना। प्रॉफिट तो तब होगा जब वो स्टॉक सोल्ड होगा, हम बेचेंगे उसको तो उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तो कॉस्ट ली हमने, और यहाँ पर हमने कॉस्ट में प्रॉफिट और ऐड कर दिया, प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट में प्रॉफिट और ऐड कर दिया, तब आई हमारे सामने सेल। तो हमने यहाँ पे सेल ले ली। तो ये क्या जो है इनका हम कंपेरिजन कर रहे हैं वो सही है क्या? फिर नहीं है ना सी, क्योंकि एक तरफ तो हम कॉस्ट ले रहे हैं एक साइड में, तो और एक साइड में कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के ले रहे हैं, तो ये कंपैरिजन सही नहीं हुआ ना। तो इसमें से वापस क्या करो? प्रॉफिट को माइनस कर दो, सेल में से माइनस कर दो प्रॉफिट को।
तो फिर से क्या आ जाएगी, हमारे कॉस्ट आ जाएगी। तो सेल में से प्रॉफिट को माइनस कर दे तो हमारे को क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर सेल की जगह फिर क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। फॉर्मूला इसका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला एक तो होता है कि सेल जो है उसमें से प्रॉफिट को लेस कर दो, प्रॉफिट को, कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान रखना नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला एक कह सकता है कि हम कॉस्ट ही निकाल लें कि जो भी हमने गुड्स सोल्ड किया है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कॉस्ट आ गई। दो तरीके हैं, या तो सेल में से प्रॉफिट को लेस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट को, या फिर ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास में कुछ ओपनिंग स्टॉक था, हमने कुछ और परचेज कर लिया और उसमें कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेज हुआ उसको ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो क्या हो चुका, सोल्ड। ठीक है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब उसके बाद में हम दूसरा जो रेशियो है वो देखते हैं डेटर्स से, क्योंकि अब देखो स्टॉक है ना, वो क्या होगा, वो होगा सोल्ड, और सोल्ड होगा तो वो बन जाएगा डेटर्स, और डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालेंगे हम। दूसरा रेशियो है वो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, आवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो है ना। अब देखो डेटर्स के लिए वही क्या, सेल अपॉन डेटर, सीधा सा पहले तो ऐसे ही याद करना क्योंकि सारे रेशियो किस पर आधारित है, एक्टिविटी पर आधारित है, और एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी बिजनेस की है सेल, तो सेल अपॉन डेटर। अब इसमें थोड़ा सा एडिट आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सिंपल याद करने की चीज़ कि सेल अपॉन डेटर, दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है सेल और एक आ रहा है डेटर। अब देखो ये सेल है ना, ये क्या है, ये टोटल सेल है। टोटल सेल क्या होती है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों जोड़ करके है, कैश और क्रेडिट दोनों जोड़ा हुआ है, इसमें दोनों ऐड है। लेकिन हम यहाँ कौन से ले रहे हैं, डेटर्स ले रहे हैं। और ध्यान रखना डेटर्स कब होंगे, जब आप क्रेडिट सेल करोगे तभी डेटर होंगे, है ना, ऐसे तो होंगे नहीं। कैश सेल में तो आपके पास में कैश आ चुका, तो डेटर कहाँ से भी है। तो यहाँ पर जो टोटल सेल रहे हैं वो ठीक है क्या, नहीं है ना, ठीक। वहाँ पर कौन सा लेना चाहिए हमें, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। ठीक है, अब ये डेटर्स है ना, ये भी कम ज़्यादा होते रहते हैं, है ना। जैसे डेटर्स से हमें कैश रिसीव हुआ तो डेटर हमारे कम हो गए, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स कम हो गए। हमने और क्रेडिट सेल कर दी तो हमारे डेटर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हमारे डेटर्स, है ना। तो इसमें डेटर्स में भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, एवरेज डेटर, एवरेज डेटर। अब एक चीज़ और होती है, थोड़ा सा और चेंज करो, कैसे, एवरेज डेटर जो है ना, अब डेटर्स ने मान लो अगर बी आर लिख दिया, है ना, बी आर लिख दिया तो डेटर्स कम हो गए और बी आर क्रिएट हो चुका। अब बी आर भी तो क्या है, डेटर्स ही है एक तरह से। उन्होंने क्या लिया, लिखित में दे दिया कि मैं इतनी तारीख को पैसे पे कर दूंगा आपको, तो वो डेटर्स की जगह बी आर हो गए, एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर्स हमारे कम हो गए। अब यहाँ पर हम एवरेज डेटर लेंगे तो वो तो डेटर्स कम आएंगे ना, कम आएंगे, इसलिए क्या करेंगे, फिर बी आर को भी शामिल करें। अब बी आर भी ओपनिंग क्लोजिंग होता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम एवरेज रिसीवेबल, रिसीवेबल। अब देखो एवरेज निकाल लेंगे तो ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल, और रिसीवेबल में आपको दोनों चीजें शामिल होती है। रिसीवेबल में क्या आते हैं, रिसीवेबल में दोनों चीज आ जाएगी, डेटर्स भी आ जाएगा और आपके बी आर भी आ जाएगा, दोनों शामिल हो जाएंगे इसमें, डेटर्स और बी आर, रिसीवेबल। तो एवरेज रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल क्या होता है, ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल, डिवाइड बाई 2, ओपनिंग रिसीवेबल क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। ये तो हमारे क्या हो चुके, रिसीवेबल आ चुके। और यहाँ पर क्या लेंगे, क्रेडिट सेल, और ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा एवरेज रिसीवेबल। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या लिखना है, सीधा सेल अपॉन डेटर लिख दो। फिर आपको देखो कि यार डेटर्स जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, क्रेडिट सेल पे होते हैं, तो क्रेडिट सेल लेंगे,
और हमारे डेटर्स में BR भी शामिल करना है, इसलिए एवरेज रिसीवेबल ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये फॉर्मूला? फिर तीसरा देखते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं, एक रेशियो और है, वो है डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड का मतलब है, या डेटर वेलोसिटी पीरियड भी बोलते हैं इसको, कि हमें डेटर से कितने टाइम में पैसा रिसीव हो रहा है, वो टाइम कितना है, कलेक्शन का पीरियड कितना है। अब देखो कुछ डेटर्स होते हैं वो तुरंत ही पे कर देते हैं, है ना, तुरंत पे कर देंगे, और कुछ डेटर्स ऐसे होंगे जो काफ़ी टाइम बाद में पे करेंगे। सबका अलग अलग टाइम होता है, सबका अलग अलग टाइम होता है पे करने का। तो कुछ डेटर्स जल्दी पे कर देते हैं और कुछ डेटर्स क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद में पे करते हैं। तो सबका अलग अलग टाइम है। तो हम क्या करेंगे, डेटर्स कलेक्शन पीरियड में उनका एक एवरेज टाइम पीरियड निकालते हैं कि एक एवरेज टाइम जिस पीरियड में हमें पैसा रिसीव होगा। अब ध्यान रखना, यदि ये एवरेज टाइम पीरियड यदि ज़्यादा आता है तो उसका मतलब है कि आपके बैड डेबिट्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप सिंपल से हम डेली लाइफ में देखो आप कि कोई भी पैसे हमसे ले जाए और कई टाइम तक दे ही नहीं, और अगर हम भी उससे मांगे ही नहीं पैसे, तो वो फिर क्या कहेगा कि मैं तो भूल जाएगा, वो तो कह देगा मैंने कब लिए थे पैसे, है ना। तो और जो टाइमली पे कर देते हैं, जिनका डेटर कलेक्शन पीरियड कम रहता है, तो वहाँ पर क्या रहता है, बैड डेबिट्स होने की संभावना नहीं रहती है, यानी कि डूबने का खतरा नहीं रहता है पैसे का, है ना। तो इसमें हम डेटर कलेक्शन पीरियड देखेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे कि एवरेज डेटर तो हमारे कितने हैं, ठीक है, कितने हमारे एवरेज डेटर्स है। अब उससे पैसे किसी से जल्दी होंगे, किसी के लेट प्राप्त होंगे, तो उनका औसत कैसे निकालेंगे कि डेली क्रेडिट सेल होगी पर डे, उसको डिवाइड कर देंगे, इसको डेली क्रेडिट सेल। और ये डेली क्रेडिट सेल कैसे निकालते हैं, टोटल क्रेडिट सेल और डिवाइड 365, यानी कि पूरे साल में कितनी हमने उधार माल बेचा, कितना क्रेडिट सेल हुआ, उसको 365 से डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन का कितना क्रेडिट सेल हुआ वो आ जाएगा। अब एक दिन का जितना क्रेडिट सेल होगा ना, उतना ही हमें मानेंगे कि उतना हमें पैसा पर डे का रिसीव हो रहा है, इसलिए उसको डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज डेटर हमारा, एवरेज डेटर से डिवाइड कर देंगे तो डेटर कलेक्शन पीरियड आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसे निकालेंगे, टोटल क्रेडिट सेल डिवाइड बाय 365, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ठीक है, ओके। एवरेज डेटर अपॉन डेली क्रेडिट सेल। फिर उसके बाद में फॉर्मूला अपन देखते हैं क्रेडिटर्स पे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, तो वही सेल है ना, लेकिन सेल का क्रेडिटर से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, है ना, क्योंकि क्रेडिटर्स कब होते हैं, जब हम परचेज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे, हम परचेज ले लेंगे। अब आप बताओ मुझे, टोटल परचेज लेना चाहिए या क्रेडिट परचेज लेना चाहिए, बताओ। क्रेडिट परचेज लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि टोटल परचेज में तो कैश परचेज भी आ गया, लेकिन यहाँ क्या है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या है। तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट परचेज, टोटल क्रेडिट परचेज अपॉन, बताओ क्रेडिटर कौन सा लेंगे, एवरेज क्रेडिटर। और क्रेडिटर भी नहीं लेंगे क्योंकि क्रेडिटर से हम बीपी एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम क्रेडिटर लेंगे तो मान लो हमने बीपी एक्सेप्ट की है, तो हमारी बीपी दिखाई देगी बैलेंस शीट में, तो क्रेडिटर कम हो दिखाई देंगे, है ना। तो क्रेडिटर और बीपी दोनों को जोड़ के लेंगे और उसको क्या बोलते हैं, एवरेज पेबल्स क्या होते हैं, ओपनिंग बीपी और क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीपी और क्रेडिटर डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे एवरेज पेबल आ जाते हैं, जिसमें क्रेडिटर और बीपी दोनों आ जाते हैं। फिर ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, कि क्रेडिटर्स को आप कितने टाइम पर पेमेंट कर रहे हो। अब कुछ क्रेडिटर्स को हम जल्दी पे करते हैं, कुछ को कुछ टाइम बाद में पे करते हैं, है ना। तो कितना माने, एवरेज क्रेडिटर में हम भाग लगा देंगे कि डेली कितना क्रेडिट परचेज हो रहा है, हम मानेंगे कि जितना डेली क्रेडिट परचेज हो रहा है उतना ही हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे, एवरेज क्रेडिटर अपॉन डेली क्रेडिट परचेज,
परचेज। और डेली क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं? टोटल क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर, एक साल में कितना किया, डिवाइड कर देंगे 365 से, तो एक दिन में कितना किया वो आ जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं हम। 3 हमने रेशियो देख लिए, स्टॉक पे, डेटर्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर पे। अब अगला फॉर्मूला चलेगा, वो होगा एसेट्स टर्नओवर रेशियो। हम देखेंगे कि हमारे पास में कितनी एसेट्स हैं और उस एसेट्स के कंपैरिजन में कितनी सेल की जा रही है ना। एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। एसेट टर्नओवर रेशियो सिंपल, टर्नओवर डिवाइड बाय एसेट्स, टोटल सेल डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, ठीक है। एसेट्स में क्या होगा, ध्यान रखना, एसेट्स में हम फिक्टिशियस एसेट्स को कभी शामिल नहीं करते हैं। फिक्स एसेट्स लेंगे डेप्रिसिएशन लेस करके, है ना। फिक्स एसेट्स नेट वैल्यू पे लेंगे, नेट फिक्स एसेट्स यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करके, प्लस करंट एसेट्स जोड़ देंगे, प्लस इंटेंजिबल जो सेट्स हैं जैसे गुडविल, पेटेंट, उनका रिलाइजेबल वैल्यू लेंगे कि वास्तव में मूल्य कितना है। बुक वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, वास्तव में कितना मूल्य है वो लेंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना, फिक्स एसेट्स में, टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट्स नेट वैल्यू पे, प्लस करंट एसेट्स, प्लस इंटेंजिबल एसेट्स रिलाइजेबल वैल्यू पे। फिक्टिशियस एसेट्स को आपको नहीं लेना है, टोटल एसेट्स में कोई समस्या नहीं है। अब ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा ना, जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर है। मान लो किसी बिजनेस में एसेट्स है 1 लाख रुपए, वो सेल हो रही है 10 लाख रुपए, यानी कि आपने जो एसेट्स 1 लाख लगाई उससे 10 टाइम आप सेल कर रहे हो। अभी किसी बिजनेस में ज़्यादा रहेगी तो वो बिजनेस उससे अच्छी एफिशिएंसी पर काम कर रहा है ना। किसी में मान लो 10 टाइम्स आ रहा है और किसी में 20 टाइम्स आ गया, तो ये बेटर है ना। दोनों सेम कैपिटल लगा रहे हैं लेकिन इसका 10 टाइम इसका 20 आ रहा है, तो जितना ज़्यादा आएगा उतना ही बेटर है, यानी कि वो अच्छी एफिशिएंसी से काम कर रहा है बिजनेस में, यानी कि कम एसेट्स लगा करके भी वो ज़्यादा सेल कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा एक रेशियो होता है, इसी में देखो, इसी का पार्ट है। अब फिक्स एसेट्स है ना, जो यहाँ पे टोटल एसेट्स है, इसको बांट दिया। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो बस यहाँ पे फिक्स एसेट्स कर दो और कुछ नहीं है, ठीक है। टोटल सेल्स अपॉन फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम नेट लगा दिया, इसका मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया हमने, नेट फिक्स एसेट्स। फिर तीसरा, अगर करंट एसेट्स का हो जाए, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो करंट एसेट्स हो जाएगा यहाँ पर टोटल एसेट्स, टोटल सेल अपॉन करंट एसेट्स, ठीक है। फिर एक हो सकता है यहाँ पर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, अब वर्किंग कैपिटल आप समझते हो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये वर्किंग कैपिटल होती है, ये होती है ना। वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि हमारे पास में कितनी एसेट्स है जो हम वर्किंग में काम ले सकते हैं, यानी कि बिजनेस के जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं उनमें हम काम में ले सकते हैं। जैसे असेट्स तो हमारे पास में फिक्स असेट्स भी है, सपोज दैट बिल्डिंग है, फिक्स असेट्स है, लेकिन उसको हम एज द पेमेंट करने में काम में नहीं ले सकते। डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें हम उसको काम में नहीं ले सकते, है ना। वर्किंग कैपिटल क्या होगी? करंट असेट्स हमारे पास में कितनी है और करंट लायबिलिटी कितनी है। तो करंट लायबिलिटी हमें पे करनी होती है, करंट असेट्स से पे करेंगे, तो करंट असेट्स से पे करने के बाद में कितना पैसा बचा हमारे पास में जो हम खर्च कर सकते हैं, है ना, जिसे हम रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, एक्सपेंसेस कर सकते हैं, वो पैसा, वो उस कैपिटल को क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल कहेंगे, ठीक है। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगी। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो यही टोटल सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, टोटल वर्किंग कैपिटल। अब टोटल कुछ नहीं होता वर्किंग कैपिटल में, तो ये क्या होती है? नेट होती है, नेट वर्किंग कैपिटल होती है। इसको क्या लिखेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है।
ठीक है, अब आगे फॉर्मूला देखते हैं। इसमें 2 फॉर्मूला और है, बस फिर ये एक्टिविटी रेशियो आपके पूरे हो जाएंगे। और वो 2 फॉर्मूला है कैपिटल पर। अब तक हमने देखा कि हमने एसेट्स कितनी लगा रखी है, उस पर कितना हो रहा है प्रॉफिट, है ना। स्टोर डेटर्स से देखा, क्रेडिटर्स से देखा, इन्वेंट्री देखा। अब हम कैपिटल पर देखते हैं कि कैपिटल हमने कितनी लगाई और उतनी कैपिटल से हम कितना सेल कर रहे हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो बस वही टोटल सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये देखो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड होती है बिजनेस में कितनी पूंजी लगी हुई है, कितना कैपिटल लगाया आपने। तो कैपिटल क्या होती है? आप देखो, कैपिटल की डेफिनेशन सिंपल, आपको इतना याद रखना है कि जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ना, वो कैपिटल है लॉन्ग टर्म के लिए। चाहे से वो डेट है, इक्विटी है, डिबेंचर, उससे कोई मतलब नहीं, सब कुछ कैपिटल है, बस लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। तो आपकी कैपिटल आ जाएगी इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। अब इसमें से अगर हम फिक्टिशियस एसेट्स को लेस कर दें, फिक्टिशियस एसेट्स को, तो इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। मैंने आपको बताया इसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड, या इसको प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं ना। ये मैंने कई बार बता दिया आपको कि इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि ये ओनर होते हैं कैपिटल के, इस कैपिटल के ये ओनर होते हैं। तो ये ओनर्स फंड भी बोल सकते हैं इसको, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, नेटवर्थ या ओनर्स फंड हो गया ये। अब इसमें यदि हम, ये कैपिटल तो है ही, पर इसमें अगर हम डिबेंचर्स को जोड़ दें, डिबेंचर्स को, लॉन्ग टर्म लोन को जोड़ दें, है ना, या फिर और कुछ डेट हो उनको जोड़ दें लॉन्ग टर्म, तो ये भी क्या है, ये सारी कैपिटल है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। फिर एक रेशियो इसी का पूछ ले कि ये क्या है, शेयर होल्डर या नेटवर्थ या प्रोप्राइटर। तो नेटवर्थ टर्नओवर रेशियो, ऐसे भी फॉर्मूला होगा, एक फॉर्मूला इसके आगे वाला आएगा, नेटवर्थ टर्नओवर रेशियो। तो बस टोटल सेल अपॉन टोटल नेटवर्थ, टोटल नेटवर्थ। अब टोटल नेटवर्थ ये मैंने बताई दी है, बस ये टोटल नेटवर्थ लेनी है, ये टोटल नेटवर्थ है, शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड। तो टोटल सेल अपॉन टोटल नेटवर्थ। अब कई बुक्स में क्या दे रखा है कि जो टोटल सेल है उसकी जगह दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल सेल की जगह क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये क्या होता है, ये सेम ही तो है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन जो भी होगा, ऑपरेशन क्या होता है ऑपरेशन, सेल होता है। बिजनेस में ऑपरेशन किसका होता है, सेल का होता है ना। तो जो भी सेल है उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ वो सेल के बराबर ही होगा, ठीक है। तो टोटल सेल कर सकते हो आप, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर सकते हो, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिविटी रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो हो गया। इससे हम पता लगाते हैं कि बिजनेस किस एफिशिएंसी पर काम कर रहा है, अपने जो भी संसाधन है, चाहे से कैपिटल हो चाहे से फिक्स एसेट्स हो, उनका कैसा उसमें यूटिलाइजेशन हो रहा है, उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर होगा। इसके बाद में एक क्लास और होगी जिसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ेंगे, फिर इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे हम 1-2 क्लासों में, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी रेशियो है, तो इसलिए 4-5 क्लासें बन रही है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो थैंक यू, बताना ज़रूर कैसा लगा मेरा वीडियो।